हेलो एवरीवन। तो हम लोग अल्टरनेटिंग करंट सर्किट चैप्टर कर रहे थे, जिसमें कि अब तक हम लोगों ने पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट्स में सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर्स ओनली, सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली एंड एल एंड आर कंटेनिंग इन सीरीज इंडक्टर एंड रजिस्टर, एंड देन बाद में आपने देखा था कि कैपेसिटर एंड रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज। तो एक बार हम आपको जस्ट चीज़ें रिमाइंड करा देते हैं, जो कि आज हम लोग करेंगे सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो उसके लिए सबसे पहले आपका एक बार रिमाइंड करा देते हैं, तो जिसमें कि आपके माइंड में रहेगा चीज़ की कब आपका करंट लैग कर रही है, कब आपका लीड कर रही है। तो उसके हिसाब से फिगर अगर माइंड में आपका आ जाएगा, तो फिर आपको जब हम LCR सीरीज के लिए करेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी। तो डिफरेंट टाइप ऑफ AC सर्किट में हम लोग देख रहे थे different types of AC circuit। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम एक बार आपको फिर से रिकॉल करा दें। इसमें इन LR सर्किट जस्ट हम इसका थोड़ा सा डिटेल में नहीं करेंगे, बट सिंपल सा एक जिससे कि एक तरफ आइडिया आपके माइंड में आ जाए कि हाँ ये चीज़ थी, फिर आपको इसको को रिलेट करने में आसानी होगी। ये सर्किट इस केस में क्या था आपका, इस केस में आपको पता है कि आपकी करंट क्या हो रही थी, लैग कर रही थी विद द वोल्टेज। तो इस केस में आपका जो फेजर डायग्राम था कुछ वो इस तरीके से था। यहाँ पे आपका वोल्टेज रजिस्टर के क्रॉस क्या था, VR था, और करंट इसमें हमारी इसी डायरेक्शन में है, क्योंकि व्हेन सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर्स ओनली, उस केस में आपका करंट और वोल्टेज के बीच 0 फेज डिफरेंस होता है। तो इस वजह से हम यहाँ पे एक्स एक्सिस पे दोनों को लेंगे, और वाई एक्सिस पे आपका क्या था, VL था। VL मीन्स वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। तो इसका जो रिजल्टेंट आया था वो उसका क्या आया था, इन दोनों का रिजल्टेंट जो कि कैपिटल E दिया गया था बाय द एक्सप्रेशन। हाँ, और PGT 2005 का आप क्वेश्चन उठा करके देखेंगे तो इस पे भी बेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है। उन्होंने ये दे दिया है कि AC सप्लाई कोई नॉन AC सप्लाई के उस ऐसे सर्किट्स में कनेक्टेड है जिसमें कि इंडक्टर और आपका रजिस्टर है, और जिसमें कि आपका सप्लाई दे दिया है उन्होंने, और वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर दे दिया था, आपको वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर फाइंड आउट करना था। तो फिलहाल इस केस में जो सप्लाईज का एक्सप्रेशन आया था वो क्या था, VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से फिर I की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, क्या आया था, E/Z, जहाँ पे Z आपका क्या हुआ था, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, और ये XL आपका क्या था, इंडक्टिव रिएक्टेंस था, जो कि क्या, ओमेगा L। ठीक है, और फाई जो इनके बीच फेज डिफरेंस था फाई, वो कैसे दिया गया था, बाई फॉर्मूला सिंपल सा ट्रायंगल में देख सकते हैं, tan फाई इक्वल्स टू ये आपका क्या हो जाएगा, VL हो जाएगा, और VL बाई आर। इसको हम अनदर टर्म में लिखे तो I टाइम्स ऑफ XL डिवाइडेड बाई I टाइम्स ऑफ R, I टाइम्स ऑफ XL डिवाइडेड बाई I टाइम्स ऑफ R। तो ये कहाँ, यहाँ ये कितना हो जाना है, XL डिवाइडेड बाई R। दैट इज आपका, ये डायरेक्ट आप चाहे तो इसको याद रखिए, इससे बेस भी प्रॉब्लम आपको पूछी जाती है। और यही कुछ था। और CR सर्किट में सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर एंड रजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, उस केस में आपका क्या था, उस केस में था कि आपका रजिस्टर है तो रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज होगा जो कि VR से डिनोट करेंगे, और ये इन करंट की डायरेक्शन में भी होगा जो कि ये सेम फेज में होते हैं। लेकिन इस केस में आपका वोल्टेज VC के क्रॉस जो वोल्टेज होता है वो लैग करता है विद अल्टरनेटिंग करंट बाय एन एंगल ऑफ 5/2 या 90 डिग्री। तो ये आपका 90 डिग्री है, ऑब्वियस है, और ये आपका VC है। और इस केस में जो आपका रिजल्ट दिया जाना है वो बाय द एक्सप्रेशन E, जो कि ये सिंपल सा हमने बताया था किस तरीके से रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं, जैसा कि आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था वेक्टर वाले चैप्टर में। तो यहाँ से आपका जो VE आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, VC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, और यहाँ से जब हम I का एक्सप्रेशन फाइंड आउट किए थे, I क्या हो जाएगा आपका E/Z, जहाँ पे Z आपका क्या है इस केस में R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। ओके, और जहाँ पे आपका ये XC क्या है, कैपेसिटी रिएक्टेंस, जो कि क्या है 1/ओमेगा। ये बातें थी, और यहाँ से जो tan फाई आएगा
ये आपका फाई, यहाँ पे जो आपका फाई आएगा tan फाई इक्वल्स टू VC बाई VR, दैट मीन्स जिसको आप लिख सकते हो tan फाई वही चीज़ है, इसको I टाइम्स ऑफ XC मल्टीप्लाई बाई I टाइम्स ऑफ R, ठीक है। और यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा XC डिवाइडेड बाई R। ये tan फाई की वैल्यू यहाँ है जस्ट XL बाई R और यहाँ पे XC बाई R, ठीक है। तो ये चीज़ आपने पिछले लेक्चर्स में देखी थी। अब हम करने चल रहे हैं ऐसी सर्किट्स कंटेनिंग इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और इस रिजल्ट को आपको वहाँ पे यूज करना है। जस्ट इन दोनों फेजर डायग्राम को आपको याद रखना है और रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला आपको पता ही है। तो ये सिंपल सी चीज़ आपको याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, आप एग्जाम में कर पाएंगे। अब हम बात करने चल रहे हैं सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर, रजिस्टर एंड कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये कोई सिंपलेस्ट केस है, वही आपको करना है। हाँ, और आपका जो ये LR सर्किट है और RC सर्किट है, ट्रांजिएंट करंट से जब आप इसको पढ़ेंगे तब वहाँ पे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर एंड इस केस में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का केस, इंडक्टर के केस में जहाँ पे आपका I इक्वल्स टू कुछ ये एक्सप्रेशन आया था, आप लोगों ने किया था 1 - e की पावर -t, और जो बच्चे पहले से कर रहे हैं उन्होंने ये पढ़ रखा है। यहाँ पे आपका टाउ जो टाइम कांस्टेंट है, ये सारी चीज़, और इसी तरीके से चार्जिंग के लिए भी आया था Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 - e की पावर -t अपॉन टाउ। यहाँ पे टाउ आपका क्या था R/L था, और यहाँ पे आपका टाउ क्या था RC था, टाइम कांस्टेंट। ये फिर अलग की बात है। और हाँ, इसका डायमेंशन पूछ लेता है, ठीक है, R/L RC ये सब याद रखना। ये यहाँ पे इसलिए बता दिया, RC और LR सर्किट आप वहाँ भी करेंगे, लेकिन ये किसके केस में था, ट्रांजिएंट करंट किस केस में था, उसके केस में किया था आपने, है ना। अब हम लोग ऐसी सर्किट कर रहे हैं, तो हमारा जो सप्लाई है वो AC सप्लाई है, उस केस में हमका इस केस में हम लोगों को फ्रीक्वेंसीज के टर्म में हम बात करेंगे, मतलब फेजर डायग्राम यूज करेंगे। फेजर डायग्राम आपका जस्ट क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट, जो कि फेजर कहलाते हैं, विद द एन एंगल बिटवीन देम, जो कि फाई से डिनोट करते हैं, तो वो आपका फेजर डायग्राम हो गया। अब बात करते हैं सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर, ठीक है। तो ये चीज़ थी। तो यहाँ पे आपका जैसे सप्लाई है DC सप्लाई, और आपका यहाँ पे इंडक्टर कनेक्टेड है, यहाँ पे आपका कैपेसिटर है, ये आपका रजिस्टर है। अगर हम ये R कह लें और ये C कह रहे, ये आपका इंडक्टर L है, इसके क्रॉस को हम L कहेंगे वोल्टेज को, और इसके क्रॉस वोल्टेज को VC कहेंगे, और इसके क्रॉस वोल्टेज को VR। सिंपल सी चीज़ है। हाँ, अब इनका जो रिजल्टेंट सप्लाई है, दैट मीन्स आपका E है, वो एक्चुअली DC में होता तो क्या कह देते, सिंपल सा इसका तीनों का सम V इक्वल्स टू V1 + V2 + V3। जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन आप रजिस्टर और इस पर क्या कहते हैं कि कैपेसिटर का जब एक्सप्रेशन डिराइव किया था, तो इसका ऐसे लिख देते हैं VL + VC + VR, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, क्यों नहीं, वो आपको भी लिखना है। तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे जस्ट हम इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ कर ले। हमने सप्लाई क्या दी है, E इक्वल्स टू E0 sin ω, इसका जस्ट आप फेजर डायग्राम कर लेंगे तो सिंपल सा आपको उसका रिजल्टेंट भी निकल के आ जाएगा। तो इसका जो फेजर डायग्राम है कुछ यूँ होना है। ये आपका क्या है, रजिस्टर के क्रॉस का जो वोल्टेज होगा वो तो हमारा इसी डायरेक्शन में जाना है, करंट हमारी इसी डायरेक्शन में जाएगी बेचारी, और जो है आपका इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो आपका इस तरीके से लीड, क्योंकि वो लीड करेगा ना बाई एंगल ऑफ π/2, दैट मीन्स 90 डिग्री। तो ये आपका कितना है 90 डिग्री, और यहाँ कहीं पे आपका VC होगा, ठीक है। अब आपका रिजल्टेंट क्या होगा। और एक चीज़ और है, VC एक्चुअली वेक्टर नोटेशन में आपको पता है कि अगर आपका वेक्टर A है, ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो ये क्या हो जाएगा माइनस वेक्टर A, ठीक है। इसका डायरेक्शन सिर्फ चेंज हो जाएंगे। अगर मैग्नीट्यूड अगर हमें देखना है तो वो एक अलग बात है, और मैग्नीट्यूड के लिए भी क्या है, मैग्नीट्यूड तो वही आना है, मॉड ले लेंगे तो, बट डायरेक्शन के लिए हमें जस्ट उसे रिवर्स कर दे के लिखना है। तो हम इधर अगर इसको लिखना चाहें तो इधर हम अगर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा -VC हो जाएगा। तो अगर हम इधर कहें नेट कहें इसके क्रॉस, तो वो क्या हो जाएगा VL - VC हो जाएगा।
तो अब हम देखिए, ये आपका है ये चीज, है ना। तो ये है आपका रिजल्टेंट ई, ये आपका रिजल्टेंट ई। अब ये इसको कैसे दिया जाना है, ये भी सिंपल है। ये क्या है, आपका वी आर है, ठीक है। इसके क्रॉस जो पोटेंशियल है वो आपका वी आर को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे ये क्या है, ये आपका सिंपल सा वी एल माइनस वी सी है। तो इस ट्रायंगल में देखिए, अब आप ये ट्रायंगल ओ ले लें, हम इसे ए कह लें और ये बी कह लें। इन ट्रायंगल ओ ए बी में देखिए, तो अब यहाँ पे देखिए आप, ये ट्रायंगल है सिंपल सा, ओ है, ये ए है, ये बी है, ये वी एल माइनस वी सी है, और ये क्या है, वी आर है। तो इसका जो रिजल्टेंट आना है ये है और ये है। उस केस में जो आपका रिजल्टेंट ई आएगा वो क्या आ जाएगा, सिंपल सा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। वही आपको पता है, दूसरे लेक्चर में हमने इसको बताया रखा है। तो जो जिसको डाउट है कि ये कैसे लिख दे रहे हैं वो आप देख सकते हैं, सिंपल सा है। आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री है, तो इस वजह से यहाँ पे 90 डिग्री है तो 0 हो जाना है, तो ये आ जाएगा। और यहाँ से अब अगर आप इसके लिए आई के लिए एक्सप्रेशन लिखना चाहें, अच्छा दिखेगा, तो ये आई का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपल सा ई बाई जेड, जहाँ पे जेड आपका क्या रहेगा, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। हमने कैसे लिख दिया, वो ऐसे लिख दिया चूंकि आपका वी आर क्या है, आई टाइम्स ऑफ आर है, ठीक है। और जो ये वी एल है वो क्या है, आई टाइम्स ऑफ एक्सएल है, और जो वी सी है वो आई टाइम्स ऑफ एक्सी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम जस्ट आई बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो आई बाहर ले लेंगे, फिर ये जेड से डिवाइड कर देंगे, दैट मीन्स ये आपका आर आ जाएगा। तो ये सिंपल सी चीज़ है जो कि आपको मिल गई यहाँ पे। तो इस तरीके से आप देखिए कि आपके पास करंट का रिलेशन आ गया। अच्छा, ये डायग्राम हम रहने देते हैं क्योंकि अभी इसका हमें फेज बताना होगा, तो ये कर देते हैं। अब इसके जगह पे आप देखिए इसका फाई कैसे निकाला जाना है, और ये फाई बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों, चूंकि जब आप पावर डिसिपेशन निकालेंगे अक्रॉस डिफरेंट सर्किट्स इन एसी सप्लाईज, तो वहाँ पे आपको ये फाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो जैसे कि अब हम यहाँ पे बात करें, तो ये आपका जो फाई है वो कैसे दिया जाना है, इन दिस ट्रायंगल tan phi विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस परपेंडिकुलर आपका क्या है, वी एल माइनस वी सी है, एंड डिवाइडेड बाय वी आर। और वी एल क्या है आपका, सिंपल सा आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी है, डिवाइडेड बाय आई टाइम्स ऑफ आर। तो ये आई आपका कैंसिल बाहर ले ले, एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाय आर, तो ये है tan phi, ठीक है। तो ये आपका tan phi का एक्सप्रेशन इस केस में आता है। अब आगे चल करके जब हम आपको रेजोनेंस सर्किट बताएंगे, जहाँ पे हम क्वालिटी फैक्टर वगैरह डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे बताएंगे कि कब आपका ये फाई कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, और कब ये 0 होगा। तो उस केस में क्या है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका हो गया सर्किट जो है लास्ट सर्किट। अच्छा, एक चीज़ और है जो कि आपका सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर एंड कैपेसिटर्स इन सीरीज। तो बोर्ड एग्जाम में तो एक्चुअली उसको हटा मतलब नहीं कराते, बट आप कर लीजिए क्योंकि ये बहुत कोई खास चीज़ नहीं है, बट आपके माइंड में रहना चाहिए। अगर समटाइम्स समहाउ अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप उसको कर पाए। तो ये सिंपल चीज़ है जो आप देख लीजिए, तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर एंड कैपेसिटर इन सीरीज, सिंपल सी चीज़ है, उसको एक बार देख लीजिए, ऐसा कुछ खास नहीं है। जस्ट इसका फंडा फेजर डायग्राम है, फेजर डायग्राम जिसे समझ में आया है। और थोड़ा सा ये आपको ये ध्यान याद रखना है कि इंडक्टर में आपका करंट क्या करती है, लैग करती है, और कैपेसिटर में लीड करती है विद अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर एंड कैपेसिटर इन सीरीज। अच्छा, यहाँ पे सीरीज आप लिख लीजिएगा, वो अंडरस्टूड है, हमने फिगर बनाया था इन सीरीज। तो ये आपका एसी सप्लाई है, यहाँ पे आपका क्या है, इंडक्टर है, यहाँ पे आपका क्या है, कैपेसिटर है, तो ये VC है, ये VL है। तो आपका जो फेजर डायग्राम होगा सिंपल सा, वो क्या हो जाना है, ये आपका वोल्टेज रजिस्टर तो है नहीं, तो रजिस्टर का यहाँ पे कोई रोल है नहीं। और आपका जो VC है वो क्या है, VC तो क्या कहते हैं कि लैग करता है, तो VC तो आपका डाउनवर्ड रहेगा, और जो VL है वो VL आपका अपवर्ड रहेगा, ठीक है। तो
इनके बीच क्या है, तो हम एलसी सर्किट का को डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि अगर आपका इंडक्टर और क्या है कि ये कैपेसिटर अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, तो उस केस में आपका जो VC है आपको पता है करंट से लैग करता है, तो इसे हम डाउनवर्ड दिखा दिए। और यहाँ पे ये क्या है, VL क्या है आपका लीड कर रहा है। एक्चुअली हम इसको एंटी क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज ही डिस्कस कर रहे हैं, तब ये बात हो रही है। अब यहाँ पे जो इसका रिजल्टेंट E आना है वो कैसे याद आना है, VL माइनस VC आना है, ठीक है। और इस VL माइनस VC को आप क्या लिख सकते हैं, IXL माइनस IXC। अब यहाँ से I आप कॉमन ले लेंगे, XL माइनस XC हो जाएगा, जो कि आपका क्या है I टाइम्स ऑफ Z है, और ये क्या है E है। तो यहाँ से आपको I की वैल्यू मिल गई E/Z, ठीक है। अब ये चीज़ आपको यहाँ से मिली। अब यहाँ से हम अगर एक केस डिस्कस करें, Z इक्वल्स टू आपका क्या है, XL माइनस XC है। नाउ इफ Z इक्वल्स टू 0, Z इक्वल्स टू 0 मीन्स इम्पीडेंस अगर आपका 0 है, उस केस में XL विल बी इक्वल्स टू XC, XL विल बी इक्वल्स टू XC, ठीक है। अब XL भी आपका अगर आपका XC इसको अच्छा Z जब 0 है, तो उस केस में करंट की वैल्यू क्या हो जानी है, करंट विल बी इन्फिनिटी। उस केस में आपका करंट हो जाना है इन्फिनिटी, कहने करेगा इन्फिनिटी को, जैसे ही आपका इम्पीडेंस 0 हो जाएगा, तो इस केस में आपका करंट इन्फिनिटी हो जाएगी, दैट मीन्स XL इक्वल्स टू XC हो जाएगा आपका। इस केस इस वजह से अब XL क्या है आपका ओमेगा L है, और XC क्या है 1/ओमेगा C है। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू देखें तो क्या आ जाना है, 1/LC आ जाना है। और ये यहाँ से अगर हम ओमेगा देखें तो ये क्या आ जाएगा, 1/√LC आ जाएगा। और यहाँ से F की वैल्यू देखें, ये क्या आ जाना है 1/2 पाई, ये 1/2 पाई 1/√LC। ये आपका फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन है किस केस में, रेजोनेंट कंडीशन में, ठीक है। रेजोनेंट कंडीशन में ये चीज़ आपकी होनी है, ठीक है। अब ये चीज़ है। अब यहाँ पे एक ग्राफ देखते हैं जो कि आपका फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट का है कि किस तरीके से आपकी करंट वैरी कर रही है। तो हम ये देखें कि यहाँ पे किस तरीके से ये वेरी करेगी। एक्चुअली समटाइम्स सब बुक में इसे F0 से डिनोट करते हैं रेजोनेंट वैल्यू को, या FR कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो करंट का वेरिएशन है तो वो कुछ इस तरीके से है, ये 0, ये फ्रीक्वेंसी ऑन एक्स एक्सिस है, और ये आपका करंट है ऑन वाई एक्सिस है। करंट आपकी कुछ यूं वेरी करती है, तो ये जो आपको मैक्सिमम वैल्यू होती है वही आपकी रेजोनेंट वैल्यू है, जिसमें कि आपका I क्या होता है, I मैक्सिमम वैल्यू, जिससे पीक वैल्यू I0, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, ये रेजोनेंट वैल्यू के लिए ये कंडीशन होगी, जिस केस में 1/2 पाई 1/√LC रेजोनेंट कंडीशन एक्चुअली प्रॉब्लम आया करती है। तो ये बात हो गई डिफरेंट टाइप्स ऑफ AC सर्किट। अब हम क्वालिटी फैक्टर की बात करते हैं। क्वालिटी फैक्टर जो कि आपका LCR सीरीज सर्किट के लिए है, तो उस कैसे क्वालिटी फैक्टर का एक्सप्रेशन आता है और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम अगर आती है तो आप कैसे सॉल्व आउट करेंगे। अब क्वालिटी फैक्टर के साथ साथ वहाँ पे हम लोग बैंडविड्थ भी देखेंगे कि किस तरीके से आपका बैंडविड्थ डिफाइंड है। बैंडविड्थ और सॉफ्टनेस, ये बैंडविड्थ एक्चुअली शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस ऑफ LCR सर्किट की बात करें, और शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्या है वो आप देखेंगे अभी इस डायग्राम के थ्रू क्लियर होगा। तो ये हम बात करेंगे क्यू फैक्टर की या LCR। ये लास्ट आपका सर्किट जो है वह यही है, LCR सीरीज सर्किट कंटेनिंग नहीं, ये तो आपका डिफरेंट टाइप सर्किट में हो गया है, तो वो आपका अलग से एक है हेडिंग्स, वो है क्यू फैक्टर आपका है AC सर्किट। ये भी आपका हेडिंग नहीं है, अभी आपका है क्यू फैक्टर आपका ना AC सर्किट। क्यू फैक्टर LCR सर्किट, ठीक है। तो क्यू फैक्टर आपका किस तरीके से दिखाएंगे, उसके पहले हम सॉफ्टनेस ऑफ रेजोनेंस की बात कर लेंगे। एक्चुअली अभी आपने ये ग्राफ में यहाँ पे देखा, सबसे पहले जो चीज़ें हैं यहाँ पे जो रिजल्टेंट जो सप्लाई है वो कैसे दी जानी है, बाय द इक्वेशन VR² प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, और I का जो एक्सप्रेशन है क्या है वो E/Z है, जहाँ पे आपका Z क्या है। ये इतनी चीज़ आपको इंफॉर्मेशन आपके पास रहेगी, तब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे इसके लिए, बैंडविड्थ के लिए और क्यू फैक्टर के लिए। तो ये सिंपल सी चीज़ है जो कि आपको पता है। यहाँ पे हम
इसका करंट का वेरिएशन दिख रहा है विद द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। ठीक है, अब क्या है कि आपका यहाँ पे भी वही चीज़ होती है, ये हम थोड़ा इसको बड़ा बना रहे हैं क्योंकि आपको बैंडविड्थ का यहाँ पे एक्सप्रेशन बता पाएं। तो यहाँ पे जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, एक्चुअली करंट आई नॉट क्या होनी है मैक्सिमम वैल्यू के लिए, सिंपल सा ई नॉट बाई आर। अब जो आपका बैंडविड्थ डिफाइंड है वो किस तरीके से डिफाइंड है, बैंडविड्थ डिफाइंड है वो इस तरीके से, द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी एट विच द रेजिस्टेंस विल बी √2 टाइम्स ऑफ द इनिशियल रेजिस्टेंस, इस तरीके से कह लेंगे, या वन विल बी at the bandwidth is that frequency at which the current will be 1/√2 times of its maximum value. That means आपका जो यहाँ पे अगर हम कहें ये आपका बैंडविड्थ है, पोजीशन है, और ये क्या है, ठीक है। अब इस केस पे ये जो ऑब्वियस सा है, ये क्या आपको ये हमने बताया, ये क्या है आपका रेजोनेंस कंडीशन है जिसको हम ओमेगा नॉट से यहाँ पे ले रहे हैं, और ये एक्स एक्सिस के क्लोजर, सॉरी वाई एक्सिस के क्लोजर में है, तो इसे ओमेगा 1 कह रहे हैं। ये जस्ट नोटेशन की बात है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 आपके नोटेशन के हिसाब से यहाँ पे क्या है, ओमेगा 1 इज लेस देन ओमेगा 2। ठीक है, ठीक है, आपका जस्ट ये सिंप्लीफिकेशन के लिए काम आएगा ये चीज। अब इस केस में यहाँ पे क्या हो जाना है, यहाँ पे जो आई हो जाएगी वो 1/√2 टाइम्स ऑफ ई नॉट बाई आर, ये आपकी वो करंट है जिसके लिए 1/√2 टाइम्स ऑफ वो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हो जाती है, किस पोजीशन पे, बैंडविड्थ की पोजीशन पे। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस की। तो वहां से देखिए वो कैसे डिफाइंड है, एक्चुअली अगर शार्पनेस की बात करें, ये आपका कर्व कब शार्प होगा, जितना ही आपका ये बैंडविड्थ कम होगा उतना ही ये क्या होगा, शार्पर होगा, और शार्पर उतना ही होगा। तो इसको डिफाइन किस तरीके से किया है वो देख लीजिए, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इट इज डिफाइंड बाय द एक्सप्रेशन W0 अपॉन ω2 माइनस ω1। ठीक है, जितना ही बैंडविड्थ कम होगा उतना ही आपका ये क्या होगा, शार्प होगा। अब हम इसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने चल रहे हैं, किसके लिए, क्वालिटी फैक्टर के लिए। एक्चुअली क्वालिटी फैक्टर भी आपका इसी तरीके से डिफाइंड है, ω0 वेयर ω0 इज द angular frequency, resonance angular frequency, and ω2 minus ω is the bandwidth। अब हम बात करें इसके एक्सप्रेशन के लिए, तो वो सिंपल सा है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जेड इसका टू आपका क्या है, r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और इक्वल्स टू, अगर हम जेड आपका कितना हो जाएगा, √2r हो जाएगा, कब, इस ω2, अगर ω1 की बात करें तो सबसे पहले इसको एक स्टेप और देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, r² प्लस ω_L माइनस 1/ω_C का स्क्वायर। अच्छा, इस पोजीशन के लिए क्या हो जाना है, ये √2 टाइम्स ऑफ r हो जाना है। दैट मीन्स अगर हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करें तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, r² प्लस ω_L माइनस ω_C का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2r²। यहाँ से ω2 के लिए सॉल्व करेंगे तो ये ω_L माइनस 1/ω_C का होल स्क्वायर, आपका r उस साइड जाएगा तो कितना आ जाएगा, r²। यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो ये प्लस माइनस आपका आना है, ω_L माइनस 1/ω_C इक्वल्स टू प्लस माइनस r। अब यहाँ से एक्चुअली ओमेगा क्या है, ω1 लेस देन ω2 है, दैट मीन्स ω2 आपका ग्रेटर है, तो यहाँ पे ω2 के लिए हम प्लस ले लेंगे और ω1 के लिए माइनस ले लेंगे। इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, बट कैसे करना है देख लीजिए, क्योंकि आपका जस्ट अभी है तो आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बट फंडा जानते रहिए कैसे करना है। समटाइम्स अगर आपको भूल भी जाता है तब आप एग्जाम में छोटा सा डिविजन है आपके माइंड में क्लिक करेगा, तो आप जल्दी से कभी कहीं भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में डिराइव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो लेंगे तो ω2 के लिए पॉसिबल ले लेंगे। ये जस्ट एक कन्वेंशन की बात है कि आप क्या लेके चल रहे हैं। अगर उसको ω1 लिखा है तो इसको ω2 लिखा है आपने, तो वहाँ पे रिवर्स हो जाएगा। तो ये ω2 टाइम्स ऑफ L माइनस 1/ω2 टाइम्स ऑफ C इक्वल्स टू, ये प्लस अगर हमने ले लिया है, और ये ω1 L माइनस 1/ω1 टाइम्स ऑफ C इक्वल्स टू माइनस ऑफ। इन दो इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तब जा करके हमें क्या मिलता है, हम ω2 माइनस ω1 की वैल्यूज के लिए इंटरेस्टेड है, जो कि r/L आता है। और ω1 इंटू ω2 भी हम यहाँ से एक्चुअली ω1 ω2 भी कैलकुलेट कर देंगे, बट हम इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, तो हमें ये चीज़ मिल जाती है। अब ω0 तो आप जानते ही हैं क्या है,
ओमेगा नॉट वो है, वो ओमेगा नॉट की वैल्यू अभी आपको बताएं, जो हम एफ नॉट है वो आपका क्या है, फ्रिक्वेंसी था। बट इस केस में भी यही चीज़ होती है, अगर आपका जेड जो है, जेड इस केस में अगर आपका जेड अगर आपका आर हो जाता है तब इस केस में रेजोनेंस कंडीशन होती है। कैसे, जैसे कि आपका जेड क्या है, अंडर रूट में है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर एक्सएल आपका इक्वल टू एक्सी हो गया, एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो गया, दैट इन दिस केस आपका जेड कितना हो जाएगा, ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट वर्क की तरह वर्क करेगा। उस केस में आपका इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाएगा। तो ये आपको क्या दे देगा, ओमेगा एल इक्वल टू 1 ओमेगा सी, और उस ओमेगा को हम डिनोट कर देते हैं स्पेशल नोटेशन से अगर, तो वो ओमेगा नॉट स्क्वायर 1/LC हो जाएगा। दैट मीन्स आपका ओमेगा नॉट आ जाएगा 1/√में LC। ये चीज़ आपको याद भी रखनी है, क्योंकि इस पे बेस भी प्रॉब्लम आ जाती है। और यहाँ पे एक्चुअली देखिए ये चीज़ हो गई। अब हम स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट जैसे क्या है, ये 1/μ0 हो गया। तो ये इस तरीके का कुछ सिमिलर डिस्कशन है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिमिलरिटीज़ है। और इन दोनों पे बेस्ड प्रॉब्लम आती है। अगर v की बात करें तो 1/√μr हो जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी अंडर रूट में। तो यही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से ये रिलेटेड है। अगर आपको एक डिस्कशन याद है तो दूसरा भी याद रहता है। फिलहाल तो ये हो गया ओमेगा नॉट स्क्वायर आपका ये, तो दैट मीन्स आपको ओमेगा नॉट क्या मिल के आ गया 1/√LC, और आपका ये तो पता ही है R/L। तो यहाँ पे क्यू फैक्टर है, सब यहाँ पे क्यू फैक्टर की बात करें तो ये कितना हो गया 1/√LC, और ये कितना है R/L। तो यहाँ से ये क्या हो गया 1/R, और L आपका ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर L है तो ये L हो जाएगा। ये आपका क्वालिटी फैक्टर के लिए याद रखना है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये रेजोनेंस वाला तो रेजोनेंस पे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे तो आपसे पूछा ही गया है, और बाकी ये भी इंपॉर्टेंट है जिसपे कि आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपका हमने आज सर्किट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट बता दिया, और उस पर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बता दी, और एक दो प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपका PGT 2005 में आया हुआ है। और वो हम जस्ट न्यूमेरिकली हमें नहीं याद है। आप अगर क्वेश्चन उठा करके देखेंगे 2005 का क्वेश्चन पेपर, तो वहाँ पर आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिल जाएगा। और एक क्वेश्चन उनका इस तरीके से है, जैसे अभी हमने आपको बताया कि इंडक्टर के केस में आपका जो है करंट क्या करती है, लैग करती है बाई एंगल ऑफ π/2 अपॉन 90 डिग्री। तो उन्होंने जैसे पूछा था कि इन विच एसी सर्किट्स द करंट इन विच एसी सर्किट्स इफ द वोल्टेज इज मैक्सिमम देन करंट इज 0। वो ऑब्वियस है, हमने आपको जो ग्राफ बताया था, तो इस केस में क्या था, आपका वोल्टेज का ग्राफ आया था, तो आपका उसके लिए करंट का क्या आया था, कुछ इस तरीके से आया था ना। तो ये आया था किस केस में, LR सर्किट के केस में। तो यहाँ पे आपको ये ऑब्वियस है कि जब वोल्टेज मैक्सिमम है तो उसका करंट क्या है 0। तो ये कौन सी सर्किट थी, LR सीरीज सर्किट थी। तो ये जस्ट आपका करेक्ट आंसर था LR सीरीज सर्किट। जस्ट आपको उन्होंने ग्राफिकल ना करके उन्होंने वर्ड में ये बात कही थी कि किस एसी सर्किट के लिए जब आपकी वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होनी है तो मतलब होती है तो करंट की वैल्यू 0 होती है। तो वो आपका LR सर्किट है, LR एसी सर्किट है। तो ये बात होगी। अब इसी तरीके से क्वेश्चन आया था LR सीरीज सर्किट पे ही बेस्ड, अगर आपका जो सप्लाई ऑफ एसी सर्किट है वो दी हुई है, कुछ एसी दिया हुआ था 240 वोल्ट, और द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर अगर आपको दिया हुआ था क्या कहते हैं 120 वोल्ट, देन आपको क्या फाइंड आउट करना था, VL फाइंड आउट करना था। तो सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि आपको किस पे बेस्ड था, इस फॉर्मूले पे बेस्ड था। अब यहाँ से आपको ये दिया हुआ है तो सॉल्व करने में क्या प्रॉब्लम है, आपका इस टाइम हम बहुत सारे VL के लिए सॉल्व कर लेंगे, तो कोई ये बड़ी बात नहीं है। तो इस तरीके से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट करेंगे। अब आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि पावर डिसिपेशन किस तरीके से एसी सर्किट में डिफरेंट एसी सर्किट के क्रॉस होता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।